गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासें जो हमारे डीआरटी और बीआरटी दोनों ही कोर्सेज के लिए होने वाली है। यहाँ पर आपको हर एक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के टॉपिक्स के बारे में सफिशिएंट मटेरियल और सफिशिएंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ जिन जिन टॉपिक से जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को यहाँ पर डायरेक्टली टॉपिक वाइज सोल्व करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां हम पढ़ेंगे कि जो एक्सरे ट्यूब होती है उस एक्सरे ट्यूब में किन किन प्रकार के मटेरियल की या किन किन प्रकार के मेटल की वहां पर वायरिंग जो अपन है वो यूज लेते हैं, वहां पर किस प्रकार से उन वायर के ऊपर जो ओवरलैपिंग होती है वो किन मटेरियल की होती है। तो सभी प्रकार के जो आपके मटेरियल होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, किन्हीं के अंदर जो विद्युत धारा को रोकेगी, और काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आपके एक्सरे ट्यूब के अंदर काम में लिए जाएंगे। वो किन किन प्रकार से भागों से मिलकर बने हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जहां पर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स या एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप के अंदर हम जो मेटल है, मेटल के आधार पर हम तीन प्रकार के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स। सबसे पहला वाला हो गया आपका कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर और थर्ड हो गया आपका सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर वही प्रकार है। कंडक्टर तो एक प्रकार से वो होंगे जहां से विद्युत धारा या ऊष्मा का इजीली वहां से क्या हो जाए, संचरण हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, उसे तो हम कहेंगे कंडक्टर। अब ये कंडक्टर की वायरिंग या जो कंडक्टर मटेरियल है वो कहां पर काम में लिया जाएगा, कहां पर इसका यूज होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से इंसुलेटर, इंसुलेटर होंगे प्रतिरोधक, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, या जहां से ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह आगे नहीं हो, वो विद्युत प्रवाह को रोक ले या ऊष्मा के प्रभाव को आगे बहने से रोके, उसे इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे वायर है, वायर के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उसके ऊपर जो रबड़ का ऊपर की साइड जो इंसुलेटर बना होता है वो उस धारा को उस वायर से बाहर निकलने में क्या करता है, प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, प्रतिबाधा बनाता है, ताकि जो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक या जो एक प्रकार से धारा जो प्रवाहित हो रही है वो बाहर ना आए, बाहर जो आदमी उसको छू ले तो एक प्रकार से शॉक उसे ना लगे। तो इससे बचाने के लिए इंसुलेटर लगाए जाते हैं। और सेमीकंडक्टर जो एक लिमिटेड वोल्टेज तक या एक लिमिटेड ऊष्मा तक अपने में से ऊष्मा का संचरण या वोल्टेज का संचरण नहीं होने देते, लेकिन उससे अधिक अगर अपन उसको ऊष्मा दे या उससे अधिक वोल्टेज दे तो वो आगे धारा का प्रवाह होने दे। तो इन्हीं तीनों के आधार पर इनका एक्सरे ट्यूब के अंदर कहां-कहां यूज होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबस्टांसेस के बारे में कि कौन-कौन से सबस्टांस किस किस प्रकार के होते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं, सबस्टांस इन विच इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव फ्रीली आर नॉन एज कंडक्टर। वो सबस्टांसेस या वो मटेरियल, वो पदार्थ जहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूव या इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एक एटम से दूसरे एटम के अंदर क्या कर सके, मूव कर सके। यानी कि जो आपने एक सबस्टांस दूसरी सबस्टांस के टच में रखा हुआ है, तो यदि अगर एक सबस्टांस के अंदर अपन विद्युत धारा का प्रवाह करें तो वो आगे वाले जो सबस्टांस रखा हुआ है उसके अंदर भी क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिकल चार्ज का मूवमेंट होने लगे, तो उसे हम कहेंगे एक प्रकार से कंडक्टर। दूसरी चीज हो गई सबस्टांस व्हिच डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव फ्रीली थ्रू देम। ऐसे सबस्टांस जो अपने में से चार्ज को फ्रीली मूव नहीं होने दे उन्हें कहेंगे अपन इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक किन्हें कहेंगे, जो अपने में से चार्ज पार्टिकल को या अपने में से धारा को या अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित आगे नहीं होने दे, फ्रीली मूव नहीं होने दे, उन्हें अपन कहेंगे इंसुलेटर। तीसरा हो गया द टर्म इंसुलेटर और कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर आप समझे जहां से धारा का या चार्ज का इजीली प्रवाह हो जाए, इंसुलेटर जहां से आपके चार्ज का या इलेक्ट्रॉन्स का इजीली प्रवाह नहीं हो। तो ये कह रहा है द टर्म इंसुलेटर एंड कंडक्टर, जो आपने इंसुलेटर और कंडक्टर का जो टर्म पढ़ा है, एक सेकंड, हाँ, द टर्म इंसुलेटर और कंडक्टर इज ओनली ए रिलेटिव टर्म
एंड नोबडी इज परफेक्ट इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग। कोई भी ऐसा मटेरियल परफेक्टली इंसुलेटर और कंडक्टर नहीं होता। अगर वो इंसुलेटर है तो किसी ने किसी वजह से वहां से भी हल्का से लीकेज होकर धारा का प्रवाह हो सकता है, और यदि कोई कंडक्टर है तो वो ये नहीं कि अपने में से 100% धारा का प्रवाह होने दे या 100% ऊष्मा का प्रवाह होने दे, कुछ ना कुछ रुकावट उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो कोई भी सबस्टेंस परफेक्टली कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं होते। Substance which are having their conductivity intermediate between conductor and insulator, ऐसे सबस्टेंस जो अपनी कंडक्टिविटी को इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के मध्य में रखते हैं, यानी कि ना तो वो कंडक्टर है परफेक्टली और ना ही इंसुलेटर है परफेक्टली, ऐसे कंडक्टर या ऐसे सबस्टेंस जो कि आपकी ना तो कंडक्टर है ना ही इंसुलेटिंग है, आर नोन एज सेमीकंडक्टर, उन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यानी कि ऐसे सबस्टेंस ना तो वो परफेक्टली क्या है कंडक्टर और ना ही परफेक्टली इंसुलेटर, तो बीच वाला जो बच गया उन्हें कहा जाएगा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है, देखते हैं। एज पर द बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की बैंड थ्योरी, कंडक्शन की बैंड थ्योरी का अपन सिंपली देखते हैं, जो आपके केमिस्ट्री के अंदर आता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में एक प्रकार से अपनी हाई एनर्जी के साथ क्या होते हैं, बैंड होते हैं। वो कब होते हैं इसके बारे में देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ 3 एनर्जी लेवल। बैंड थ्योरी के आधार पर कोई भी जो आपका मैटर है वो मैटर आपके 3 एनर्जी लेवल के साथ बना हुआ होता है। उनके नाम क्या क्या है, फील्ड बैंड, ठीक है, पहला वाला हो गया फील्ड बैंड, दूसरा वैलेंस बैंड और थर्ड हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, इन बैंड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे। अब कौन से बैंड में किस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे और किस बैंड के अंदर मूव कर सकेंगे, कहां पर वो बॉन्ड होते हैं या बाइंडेड होते हैं। वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड। अब देखिए इन तीनों बैंड के अंदर से जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड हाई एनर्जी वाला बैंड है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे वो अपनी हाई एनर्जी के साथ मौजूद रहेंगे। Whose electron are tied up to individual atoms, जो एक दूसरे या अलग अलग एटम की जो एक प्रकार से शेल्स होती है उन शेल के अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे कोई भी एक मटेरियल हो गया, उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं इस प्रकार से कोई भी एक पदार्थ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कोई पदार्थ हो गया, इस पदार्थ के अंदर जो एटम्स मौजूद रहेंगे, इस प्रकार से एटम्स, ठीक है, तो इस प्रकार से एटम जो मौजूद रहते हैं, इन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इस प्रकार से जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, वो आउटर शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड में होने के साथ साथ ही ये क्या करते हैं, अपनी हाई एनर्जी के साथ मौजूद रहते हैं। हाई एनर्जी के साथ क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अब जब ये हाई एनर्जी के साथ बाउंड रहते हैं और जब इनको कोई हल्की सी विद्युत धारा दे दी जाए या ऊष्मा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये टूटकर अगले वाले एटम की तरफ जाते हैं। तो जब ये अपने हाई एनर्जी के साथ इस एटम के साथ बंधे हुए रहते हैं आउटर शेल के अंदर, तो इसे कहा जाता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हाई एनर्जी के साथ बंधे हुए रहेंगे तो वो कहलाएंगे वैलेंस बैंड के अंदर बंधे हुए हैं। जब इनको एनर्जी दी जाएगी तो ये वैलेंस बैंड से टूटकर अगले वाले एटम की तरफ जाते हैं जहां पर एनर्जी नहीं थी। यदि वो इजीली एक दूसरे के संपर्क में है तो पहुंच जाएंगे। देखिए अभी आप आगे नेक्स्ट देखना तब समझ में आएगा। तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड हु इलेक्ट्रॉन्स आर टाइड अप इंडिविजुअल एटम, जो अलग अलग एटम के साथ क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। इट correspond to the valence shell of a single isolated atom। देखिए ये क्या होते हैं, एक अलग ही एक शेल के अंदर आइसोलेटेड यानी कि बंधे हुए रहते हैं या एक प्रकार से स्थित रहते हैं। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कोई एक एटम था, ये दूसरा एटम इसके पास में। अगर अपन मेटल की बात करें तो मेटल के अंदर यही होता है कि एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल पास में स्थित होते हैं और जब इनके अंदर एनर्जी दी जाती है तो वाइब्रेशन के थ्रू एक दूसरे से तीसरे एटम के अंदर या एक से दूसरे एटम के अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसमिशन अपन ने जो है हीट ट्रांसमिशन उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि किस किस प्रकार से मेटल के अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, तो ये कहलाएगा आपका एनर्जी का ट्रांसमिशन। ठीक है, तो एनर्जी के ट्रांसमिशन के आधार पर ही हम देखेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो एटम है
इस एटम के जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी हायर एनर्जी के साथ थे, और हायर एनर्जी के साथ होने के कारण ही जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी तो वो अपनी और एनर्जी लेकर नेक्स्ट वाले एटम की तरफ जाते हैं। यदि इन दोनों एटम के बीच में एनर्जी लेवल बिल्कुल कम है, ठीक है, बिल्कुल कम है, तो कम होने की वजह से वो दूसरे एटम में चले जाएंगे, और इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का या एक प्रकार से जो आपकी एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन एक एटम से दूसरे एटम के अंदर होता है। तीसरा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, द फील्ड बैंड आर बिलो द वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के नीचे फील्ड बैंड होता है, एंड दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जो फील्ड बैंड होता है, इस फील्ड बैंड का कोई रोल नहीं है, मेजर रोल, ठीक है। यहाँ पर जो मेन रोल रहेगा वो आपके वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहां से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। Hence it is normally not included in the energy band diagram, इसलिए इसको अपन एनर्जी बैंड के डायग्राम में नहीं देखते। नॉर्मली आप देखोगे तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और बीच में आपको फोरबिडन गैप देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, द कंडक्शन बैंड इज अबाउ द वैलेंस बैंड, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, ठीक है। जहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे, यदि वो इजीली कंडक्शन बैंड में पहुंच गए या उनके बीच में किसी प्रकार से डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो विद्युत धारा का वहां से प्रवाह होगा। किन किन एटम के अंदर ये होता है या किन किन मेटल के अंदर ये चीज होती है वो चीज देखेंगे। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइड टू पर्टिकुलर एटम, और कोई भी एटम क्या होता है, क्या नाम से, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर एटम के साथ बंधे हुए नहीं होते। कंडक्शन बैंड की बात हो रही है, वैलेंस बैंड में तो बंधे हुए रहते हैं लेकिन कंडक्शन बैंड में नहीं बंधे हुए रहते हैं। Hence it offers free electrons for electrical conduction, इसलिए अगर ये बंधे हुए नहीं है तो इजीली प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फोरबिडन गैप, और जो कंडक्शन बैंड और जो आपका वैलेंस बैंड है इसके बीच में जो स्पेस रहेगा कि एटम दूसरे एटम से कितनी दूरी पर स्थित है किसी भी मटेरियल के अंदर, तो वो गैप क्या कहलाएगा, उसे कहा जाएगा फोरबिडन गैप, या एफ सेंटर भी अपन उसको बोल सकते हैं। Which is responsible for the conduction properties of material, जो किसको शो करता है, वो शो करता है आपके किसी भी मटेरियल की कंडक्शन की प्रॉपर्टी को। यदि गैप ज्यादा है या कम है तो इसके आधार पर अपन मेटल को क्या करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द फोरबिडन गैप, इसी फोरबिडन गैप के आधार पर पदार्थों को कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं, बेस्ड ऑन द फोरबिडन गैप या विड्थ मटेरियल में बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अंदर या जो हमने लिए हैं तो वहां पर अगर फोरबिडन गैप यदि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है, यदि इनके बीच में गैप ज्यादा है, कोई भी मान लीजिए कोई एक एटम और दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में अगर ये फोरबिडन गैप ज्यादा है तो फोरबिडन गैप ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इंसुलेटर हो जाएगा। इंसुलेटर का मतलब यदि यहाँ से अपन विद्युत धारा भी अप्लाई करेंगे या हीट भी इसको देंगे तो यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन तो उस हीट को ले लेंगे, उस एनर्जी को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इस फोरबिडन गैप को पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि ज्यादा हीट दे देंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जिस मटेरियल के ऊपर आप उसको अप्लाई कर रहे हो वो ब्रेक डाउन हो सकता है, वो टूट सकता है, तो ब्रेक डाउन होने से अच्छा उसको ज्यादा हीट नहीं देनी है, ठीक है। यही चीज होती है। दूसरी चीज होती है कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी। यहां पर देखिए, यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच में, ये तो हो गया आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, यदि इनके बीच की दूरी ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है। देखिए यहाँ पर एनर्जी का गैप अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे, सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। यानी कि अगर इनको हीट दे दी जाए तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ये क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। यदि आपने एक लिमिटेड वोल्टेज से कम दिया तो ये आगे की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करवाएंगे, लेकिन आपने एक गिवन जो आपको टेम्परेचर दिया गया है या गिवन जो वोल्टेज दिया गया है
उससे अधिक जगह अगर अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको थर्ड देखने को मिलेगा कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर क्या है, कंडक्टर के अंदर देखिए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो दोनों ही बैंड है उनके बीच में जो गैप है, फॉरबिडन गैप, वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि बिल्कुल एटम क्या है, टच में है, इस प्रकार से मौजूद। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल फॉरबिडन गैप बिल्कुल कम है, तो फॉरबिडन गैप कम होने की वजह से जितनी एनर्जी इसको दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के बाद में नेक्स्ट अपने काम पर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, जो भी हीट देंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज अपन देंगे, वो एक एटम से दूसरे एटम, और इसी प्रकार से एक एलिमेंट से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, इसी प्रकार से यदि सेम सबस्टेंस अपन ने रखे हुए हैं तो सेम सबस्टेंस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज या जो अपन ने हीट दी हुई है वो इजीली एक एटम से दूसरे एटम के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी बेसिस पर अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कंडक्टर के बारे में। इन कंडक्टर्स द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स आर पार्शियली फील्ड एंड हेंस इट्स इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। देखिए कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो हायर एनर्जी लेवल, जैसा कि मैंने बताया था हायर एनर्जी लेवल किसका होता है, वैलेंस बैंड का। तो वैलेंस बैंड में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या रहते हैं, एनर्जी लेवल उनका पार्शियली फील्ड, भरा हुआ रहता है, हाईएस्ट रहता है, हेंस इससे इट्स इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। इससे क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री रहते हैं। जैसे ही इनको एनर्जी दी जाएगी या जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देयर इज नो फॉरबिडन गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। जैसा कि अपन ने डायग्राम के अंदर देखा है कि अगर अपन बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के अंदर किसी प्रकार का गैप मौजूद नहीं रहता। ठीक है, there is no forbidden gap between valence and conduction band, hence electron move easily from valence band to conduction band। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली या फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स, जैसे कि सच एज कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। जैसे सिल्वर की बात की जाए, एल्यूमिनियम की बात की जाए, ठीक है, तो कॉपर की बात की जाए, आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। जो वायरिंग के लिए अपन यूज लेते हैं नॉर्मली, एल्यूमिनियम का तार ले लिया, कॉपर का तार ले लिया या सिल्वर का तार ले लिया। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, कंडक्टिविटी गुड होती है, अच्छी होती है। ये एक प्रकार से अच्छे कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं, जहां से इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में, इसी प्रकार से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इजीली क्या कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स। मेटल क्या होते हैं, एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे एक प्रकार से कंडक्टर होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट कैन इजीली मूव एंड कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी मौजूद होते हैं। जैसे सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर अमंग द मोस्ट कंडक्टिविटी मेटल्स, meaning they offer the least resistance to the flow of electricity। जो गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, कॉपर होता है, इनके अंदर क्या होती है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब एक प्रकार से फ्लो ऑफ या एक प्रकार से अपोज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, यानी कि जो आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रवाह कर रहा है उसको रोके, उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो इनकी रेसिस्टिविटी काफी कम होती है। काफी कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का लॉस भी कम होगा और इजीली यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रवाह भी हो पाती है। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर ये हाईली कॉस्ट है। ठीक है, नेचर में एक प्रकार से कम भी पाए जाते हैं और हाईली कॉस्टेबल है, तो वहां पर अपन वायरिंग इनका यूज नहीं करते, सिल्वर एंड गोल्ड का यूज नहीं करते। नॉर्मली अपन देख सकते हैं एल्यूमिनियम का वायर ही ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन रेसिस्टिविटी के आधार पर देखें तो सिल्वर, गोल्ड इनकी रेसिस्टिविटी काफी कम होती है, लेकिन अपन इनका यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के अंदर क्या होगा, डायग्राम से क्लियर होना चाहिए। डायग्राम के अंदर मैंने बताया था
कि इंसुलेटर के अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ पर जो फोरबिडन गैप होगा वो कितना होगा, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होगा। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। इंसुलेटर में देखिए, इन इंसुलेटर द फोरबिडन गैप इज लार्ज 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर फोरबिडन गैप कितना होगा, यहाँ पर फोरबिडन गैप रहेगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच के दर्पण दूरी को आइडेंटिफाई करने के लिए बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की दूरी की बात हो रही है। वैलेंस बैंड वो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई एनर्जी के साथ टाइटली बाइंड होते हैं, और कंडक्शन बैंड वो जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोरबिडन गैप जो होगा यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स अनेबल टू फ्लो द कंडक्शन बैंड। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी एनर्जी उनको नहीं मिल पाएगी कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। Hence the conduction band is empty। इससे क्या होगा, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा, यानी कि वहां पर किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पहुंचे नहीं तो खाली रहेगा। एंड नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इससे किसी भी प्रकार से वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए अपन देख सकते हैं ऑयल, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। इनका यूज अपन किसके रूप में लेते हैं, इंसुलेटर के रूप में लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासों में आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो वहां पर ट्रांसफॉर्मर के रूप में अपन जो वहां पर एक प्रकार से इंसुलेटर के अंदर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि जो इंसुलेटर के रूप में अपन वहां पर ऑयल यूज ले रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से अपन इंसुलेटर के रूप में ग्लास, एक्स-रे ट्यूब के अंदर अपन ने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है कि इंसुलेटर के रूप में अपन ग्लास कवर एनवेलप, ठीक है, ग्लास का एनवेलप अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं रबर एंड प्लास्टिक। रबर का आपको नॉर्मली जो वायरिंग होती है घरों में, हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स में आप देख सकते हो कि जो वायर होते हैं, वायर के ऊपर अपन रबर का इंसुलेटर देख सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल जो शॉक अपने को लगने से बचता है, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर अपन देख सकते हैं हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के अंदर जो बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है, स्विच जो लगे रहते हैं वो किसके रहते हैं, प्लास्टिक के लगे रहते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक अपने तक नहीं पहुंच पाए। अब वहां से इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव ही नहीं कर पा रहे तो आगे एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी क्या, नहीं, ठीक है। तो वहां पर अपन प्लास्टिक का यूज लेते हैं। एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स में मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड बट द मेटल अंडरगो ब्रेकडाउन। देखिए कभी कभी क्या होता है, हाई एनर्जी आने पर क्या होगा, जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे, लेकिन वैलेंस बैंड जैसे वो मूव करेंगे फोरबिडन गैप में जैसे ही आएंगे तो आपका जो मेटल है या जो आप इक्विपमेंट यूज ले रहे हो वो ब्रेक डाउन हो सकता है। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं घरों में शॉर्ट सर्किट देखते हैं, ठीक है, या खंभों पर जो वायरिंग होती है तो अधिक वोल्टेज आ जाने पर क्या होता है, वो वायर एक प्रकार से जो बाहर का जो इंसुलेटर जो होता है, रबर का जो इंसुलेटर बना रहता है वो बर्न हो जाता है, जलने लग जाता है, ठीक है, जल जाता है। तो वही उदाहरण है कि एक ऐसी कंडीशन आएगी, यदि मान लीजिए हाई टेम्परेचर भी दे दिया जाए या हाई वोल्टेज भी दे दिया जाए तो वो चीज ब्रेक डाउन हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि वो एक प्रकार से कंडक्टर की तरह कार्य करने लगे। कंडक्टर की तरह कार्य नहीं करेगी, वो स्वयं नष्ट हो जाएगी लेकिन कंडक्टर की तरह कार्य नहीं करेगी। इसी के लिए यहाँ पर बताया गया है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स में मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, वैलेंस बैंड से मूव कर सकते हैं, बट द मटेरियल अंडरगो ब्रेक डाउन, और इससे क्या होगा, जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। दिस ब्रेक डाउन डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। और ये ब्रेक डाउन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये ब्रेक डाउन डिपेंड करता है जो मटेरियल आप यूज ले रहे हो उसकी थिकनेस क्या है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, और जो अप्लाइड आपने वोल्टेज किया है या अप्लाइड आपने जो टेम्परेचर किया है वो कितना है, इसके ऊपर आपको ब्रेक डाउन की कंडीशन देखने को मिलेगी। Hence X-ray cables are made up of high thickness of insulation material। इसलिए जो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो अपन वायरिंग जो यूज लेते हैं उन वायरिंग के ऊपर थिकनेस, हाई थिकनेस वाला इंसुलेटर यूज लेते हैं। हाई थिकनेस वाला एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रबर का इंसुलेशन अपन के ऊपर यूज लेते हैं, ताकि उसके अंदर से जो ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज अप्लाई होकर हाई वोल्टेज होकर आता है तो वो हाई वोल्टेज भी
एक प्रकार से उन इंसुलेटर्स को जला नहीं सके, इसलिए क्या किया जाता है, उनके ऊपर हाई ऊपर कवर किया जाता है। ठीक है, जो केबल्स होती है उन केबल के ऊपर हायर थिकनेस की इंसुलेशन मटेरियल अपन क्या करते हैं, यूज लेते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, एन इंसुलेटर इज एन मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल और हीट। इंसुलेटर के बारे में बताया गया है कि इंसुलेटर एक प्रकार से ऐसे मटेरियल होते हैं या ऐसे मटेरियल पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रतिरोधित करते हैं या उनके फ्लो के अंदर या उनके बहाव में प्रतिबाधा लाते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिनका यूज इलेक्ट्रिकल चार्ज के ट्रांसफर को बचाने के लिए किया जाता है। थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर को बचाने के लिए किया जाता है। मेकिंग देम क्रूशियल फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन वेरियस एप्लीकेशन, जिनका यूज काफी एप्लीकेशन में या काफी सारे उपकरण होते हैं वहां पर अपन इनका यूज लेते हैं। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड ग्लास, ceramic and even the tube housing itself which act as both, देखते एक सेकंड, both a radiation shield और electrical insulator। देखिए कॉमन एग्जांपल के अंदर अपन देख सकते हैं इंक्लूडिंग ग्लास, जो एक्स-रे ट्यूब के अंदर ग्लास हो गया उसका यूज भी अपन इंसुलेटर के लिए करते हैं। ठीक है, सेरेमिक मटेरियल के रूप में भी लेते हैं। एंड इवन द ट्यूब हाउसिंग इटसेल्फ, जो एक्स-रे ट्यूब की हाउसिंग होती है, एक्स-रे ट्यूब के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्स-रे ट्यूब की हाउसिंग भी इंसुलेटर के रूप में काम में ली जाती है। एंड व्हिच एक्ट एज बोथ ए रेडिएशन शील्ड एंड ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, जो कि एक प्रकार से रेडिएशन को शील्ड भी करेगी, यानी कि रेडिएशन जो आपकी हीट है उससे भी बचाएगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी कि एक्स-रे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक जो होते हैं उस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए भी जो एक्स-रे ट्यूब की ग्लास एनवलप और जो एक प्रकार से उसका एक प्रकार शील्डिंग जो मटेरियल है वो इंसुलेटर के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट चलते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, इंसुलेटर के बारे में देख लिया। कंडक्टर वो जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली फ्लो हो पा रही है, साथ ही साथ इंसुलेटर वो जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही, यानी कि अत्यधिक तापमान भी दे दिया, अत्यधिक वोल्टेज भी देकर देख लिया, फिर भी वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही, भले ही वहां पर जो मटेरियल अपन यूज ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा हो। ठीक है, जो मटेरियल यूज ले रहे हैं इंसुलेटर के लिए वो खुद ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन आगे इलेक्ट्रिसिटी या हीट को प्रवाह नहीं होने दे रहा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेमी कंडक्टर, जो न तो कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, यानी कि उनके बीच की कड़ी, ऐसा मटेरियल जो एक टाइम पर कंडक्टर की तरह भी कार्य करेगा और इंसुलेटर की तरह भी कार्य करेगा। यानी कि अगर अधिक हीट दे दी या अधिक एनर्जी दे दी तो वहां पर वो टूटेगा नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, अधिक एनर्जी दे दी या अधिक इलेक्ट्रिसिटी दे दी तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो फिर कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, एक टाइम पर तो वहां पर देखेंगे किस प्रकार से या किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो एक प्रकार से कंडक्टर की तरह करेगा और किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी पर वो इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। इसके बारे में देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स the width of the forbidden gap या forbidden band is 1 electron volt। यहाँ पर जो forbidden gap है उस forbidden gap की जो डिस्टेंस है या जो एक प्रकार से अपन गैप देख सकते हैं, width देख सकते हैं, वो कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर में कितनी थी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्टर्स में 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इसके अच्छे उदाहरण हैं, अपन ले सकते हैं किसके रूप में, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर के रूप में। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर के उदाहरणों में भी आता है ऑप्शनल के अंदर कि एक सेमीकंडक्टर का बेस्ट उदाहरण। ठीक है, तो वहां पर आपको उदाहरण के रूप में मिल सकता है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो आपको जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के ऊपर आप टिक करोगे, बाकी अदरवाइज जो गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ठीक है, इनके ऊपर आ जाए वो तो आपके सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए एट लो टेम्परेचर, अब देखिए लो टेम्परेचर पर क्या होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल फ्लो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर पर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि अगर लो टेम्परेचर दे रहे हो या लो वोल्टेज दे रहे हो तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और जो आपका बैलेंस बैंड है
दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, जो कि क्या है, काफी कम है। तो काफी कम एनर्जी पर क्या होगा, यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर फ्लो नहीं करेगा। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एनर्जी की कमी की वजह से, जो एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी की कमी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। एंड दे बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, और वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेंगे। However, at room temperature, they utilize the internal energy of the system and gain 1 electron volt energy। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी को गेन कर लेंगे। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट टू ऑफर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड बट इन ए लिमिटेड वे। अब जब इनका जो फॉरबिडन गैप है, वो फॉरबिडन गैप रूम टेम्परेचर के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगा, तब क्या होता है, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ प्रवाह करने लगते हैं। लेकिन सारे के सारे नहीं, एक गुड कंडक्टर की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। वो जो अर्धचालक है या सेमीकंडक्टर है उसी की तरह प्रवाह या उसी की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आपको अर्थिंग सी फील होने लगेगी। ठीक है, पूरा करंट सा फील नहीं होगा, वहां पर आपको हल्का हल्का या एक प्रकार से वोल्टेज का आभास होने लगेगा। This is sufficient to offer electron flow from the valence to conduction band, but in a limited way। एक लिमिटेड वे के अंदर ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ क्या होगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पाएगा। As the temperature increase, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, मान लीजिए उस सब्सटेंस का अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे हैं उनके अंदर भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब उनके अंदर भी इंक्रीमेंट हो गया तो मतलब जो पहले अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उससे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जा पा रहे थे, लेकिन अपन ने रूम टेम्परेचर बढ़ा दिया या जो सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर जो जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं उनकी क्या होगी, संख्या बढ़ने लगेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज रिजल्टिंग हायर कंडक्टिविटी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, तो वहां पर क्या होगी, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होने लग जाएगी। वो पदार्थ कंडक्टर की तरह कार्य करने लग जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ज्यादा होने लग जाएगा, तो वो कंडक्टिविटी जो उसकी है, जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी वाली, वो इंक्रीज हो जाएगी। एज द इलेक्ट्रॉन्स लीव द वैलेंस बैंड, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस बैंड को छोड़ते हैं, होल्स आर क्रिएटेड, वहां पर होल्स क्रिएट होते हैं, व्हिच आल्सो एक्ट लाइक चार्ज कैरीज, जो कि क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करने के लिए, यानी कि चार्ज अब वो ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार के होल वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। बात यहाँ पर हो रही है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की बात हो रही है कि यदि उनके अंदर अगर अपन रूम टेम्परेचर बढ़ा दें या टेम्परेचर बढ़ा दें तो वहां से वैलेंस बैंड से जो कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे, लेकिन जैसे ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वैलेंस बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये होल्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करने लग जाएंगे। This type of conduction that take place in a pure semiconductor is called intrinsic conduction। और इस प्रकार के कंडक्शन किसके तरह जो कार्य लेते हैं या जो कार्य करते हैं या इनकी तरह जो एक प्रकार से इनकी जगह जो जगह ले लेते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंडक्शन, इस प्रकार के कंडक्शन दैट टेक प्लेस इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अपनी जगह लेते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार से इंट्रिंसिक कंडक्शन अपन उनको कह सकते हैं। यानी कि वो कंडक्शन या वो सेमीकंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स क्रिएट हो जाए, तो उनको अपन इंट्रिंसिक कंडक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए, द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी मॉडिफाइड बाय एडिंग इम्प्योरिटी टू इट। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर की जो अपन प्रॉपर्टी है, यानी कि सेमीकंडक्टर जो होल्स क्रिएट करेगा या एक प्रकार से कंडक्टर की तरह कार्य करे या
अप्लाइड वोल्टेज पर ही कंडक्टर की तरह कार्य करे, तो इसको सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, एक अशुद्धि ऐड कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के अपन ने उदाहरण लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम कब कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाएगी। किसकी, अब वो इम्प्योरिटी देखते हैं, विच इज कोल्ड डोपिंग, जिसे अपन क्या कहेंगे, जिसे हम डोपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐड करना, डोपिंग करना, आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर के अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड करवाई जाएगी जिसको डोपिंग कहेंगे। बाय डूइंग सो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एडिशनल एनर्जी लेवल इन द फोरबिडन बैंड रिजल्टिंग हायर कंडक्टिविटी। इससे क्या होगा, फोरबिडन गैप के अंदर एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा और साथ ही साथ जो आपका सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी मेड अप ऑफ डूइंग कोल्ड एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। ठीक है, और इस प्रकार की जो डोपिंग अपन ऐड करते हैं तो उसको अपन कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स, और यहाँ पर एक्सट्रिंसिक जो कंडक्टर्स हैं उनके आधार पर, यानी कि जो अपन अप्लाई कर रहे हैं या जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, उस इम्प्योरिटी ऐड करने के आधार पर सेमीकंडक्टर्स को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो है एन टाइप और एक हो गया पी टाइप। एन टाइप एंड पी टाइप क्या है, एन टाइप और पी टाइप, इसके बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स के टाइप है। ठीक है, तो एन टाइप का कंडक्टर किस प्रकार से रहेगा और पी टाइप का कंडक्टर किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इन एन टाइप देयर आर एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल which help to electron to move from valence band to conduction band। एन टाइप में क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल होता है एन टाइप में। ठीक है, टाइप्स हैं ये इम्प्योरिटी ऐड करने के आधार पर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर अपन देखिए यहाँ पर एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स वो होते हैं जहां पर इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, in n type there are extra energy level which help to electrons to move from valence band to conduction band। n type में क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल अपन यूज लेते हैं जो क्या कार्य करेगा, जो कार्य करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ भेजने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का। नेक्स्ट चलते हैं, when a pentavalent impurity such as phosphorus, फॉस्फोरस जिसके आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो उसको अपन बोलेंगे पेंटावेलेंट। ठीक है, तो व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सच एज फॉस्फोरस और ऑर्सेनिक, या तो ऑर्सेनिक ले लें या फॉस्फोरस ले लें। ठीक है, सिलिकॉन के अंदर अपन इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, या तो फॉस्फोरस की कर लो या ऑर्सेनिक की कर लो, लेकिन वो पेंटावेलेंट होनी चाहिए जिनके आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। ऐड टू प्योर सिलिकॉन, जिसको एक प्योर सिलिकॉन के अंदर ऐड करते हैं, जो जिनका रेशियो कितना होना चाहिए, जिनका रेशियो होना चाहिए 1:10⁶, 1:10⁶, उनको अपन बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कब बनेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे जब एक प्योर सिलिकॉन के अंदर पेंटावेलेंट अपन फॉस्फोरस या ऑर्सेनिक ऐड कर दें, और वो ऐड करने का रेशियो भी कितना हो, 1:10⁶, तो जो अपन को क्या मिल जाएगा वहां पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी फॉस्फोरस एटम फॉर्म कोनवैलेंट बॉन्ड विच नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। अब देखिए, पेंटावेलेंट जो फॉस्फोरस है उनके जो 4 जो आपके लिए हैं आपने, ठीक है, यानी कि 4 जो आपने इलेक्ट्रॉन से आउटर शेल के, वो जो नेबरिंग सिलिकॉन है उनके साथ तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आपका कार्य करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ एनर्जी ले जाने का, या वो कार्य करेगा एक प्रकार से कंडक्टर की तरह। देखिए, 4 आउट ऑफ 5, 5 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन एटम आर कोनवैलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन। नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या कर लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक प्रकार से बंधन बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द 5th इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी कोनवैलेंट बॉन्ड
एंड इट इज फ्री रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। और जो आपका ये 5 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार से कोई बंधन नहीं बनाएगा और ये फ्रीली रहता है कंडक्शन बैंड के अंदर। और फ्रीली अगर ये कंडक्शन बैंड के अंदर है तो अब यहाँ से क्या हो सकती है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और ये कंडक्टर की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है, इन दिस टाइप द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरीज आर होल्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरी आर इलेक्ट्रॉन, ज्यादा संख्या में तो क्या रहेंगे, देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन खाली रहा है, खाली रहने की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा चार्ज तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्लो कर पाएंगे, और कम संख्या में क्या होगा, कम संख्या में यहाँ पर होल्स क्रिएट हो पाएंगे। सिंस द इम्प्योरिटी डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड, इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। और इस प्रकार से जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को डोनेट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं डोनर इम्प्योरिटी। यानी कि आर्सेनिक के अंदर या फास्फोरस जो आपने यहाँ पर इम्प्योरिटी के रूप में यूज लिया है एन टाइप के अंदर, एन टाइप के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है इन पेंटावेलेंस का, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को डोनेट कर दिया जाएगा, और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डोनर इम्प्योरिटी भी अपन उसको बोल सकते हैं। डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर हमने यूज लिया है फास्फोरस जो कि पेंटावेलेंट है, जिसके क्या है, एक प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर मौजूद रहते हैं। अब नेबरिंग सिलिकॉन्स क्या करते हैं, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के अंदर है, तो ये एक एक के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार से। ये केमिकल रिएक्शन आपने 12th में फिजिक्स में काफी पढ़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक प्रकार क्या करेगा, वैलेंस बैंड क्या, सॉरी फास्फोरस सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो बचा है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड को डोनेट कर दिया जाएगा, जिसको क्या बोला गया है, डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी कहा गया है। ये डोनर इम्प्योरिटी ही जब क्या करेगी, ये डोनर इम्प्योरिटी ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो होने देगी। ठीक है, तो यहां पर एक प्रकार से अपन बात करें तो मेजॉरिटी तो रहेगी आपकी इम्प्योरिटी की जो आप ऐड कर रहे हो, और एक प्रकार से माइनॉरिटी रहेगी आपके जो होंगे क्रिएट होल्स की। ठीक है, तो इस प्रकार से पी टाइप के जो पी टाइप क्या एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का जो मेन रोल निभा रहा है वो आपका ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये निभा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। When a trivalent impurity such as boron is added to the pure silicon, अब यहाँ पर देखिए उसमें तो अपन क्या कर रहे थे, वहां पर तो अपन आर्सेनिक और फास्फोरस की एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर when a trivalent impurity such as boron, जिसके आउटर शेल के अंदर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो वो कहलाएगा आपका बोरोन। ठीक है, ट्राइवेलेंट बोरोन को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड प्योर सिलिकॉन। अब यहाँ पर प्योर सिलिकॉन के साथ अपन बोरोन को ऐड करवा रहे हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर बन जाएगा। The 3 valence electrons of boron atom form covalent bond। अभी देखिए सिलिकॉन के पास क्या है, 4 है इलेक्ट्रॉन नेबरिंग, बोरोन के पास आउटर शेल के अंदर 3, तो 3 नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बचा एक। अब वो एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो वहां पर क्रिएट हो जाएगा होल। अब देखिए किस प्रकार से, The 3 valence electrons of boron atom form covalent bond which is the 3 neighboring silicon atom। 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ वो तो बना लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, और नेक्स्ट आपका बच गया एक 4th नंबर पे, द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का 4th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम इज अनेबल टू फॉर्म ए कोवैलेंट बॉन्ड विद द बोरोन एटम। अब वो बोरोन एटम के साथ 4th नंबर वाला सिलिकॉन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब वो बना नहीं पाएगा तो वहां पर क्या होगा, हेंस ए वैकेंसी इज अवेलेबल इन द 4th कोवैलेंट बॉन्ड। 4th कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ क्या हो गई, एक वैकेंसी बच गई। ठीक है, 4th नंबर का सिलिकॉन वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा। अब वो नहीं बना पा रहा तो वहां पर क्या हो गई,
वैकेंसी क्रिएट हो गई, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल, जिसे अपन उस वैकेंसी को क्या बोल सकते हैं, एक होल बोल सकते हैं, और वो होल रहता है पॉजिटिव होल, पॉजिटिव चार्ज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर या अदर एटम, जो क्या करेगा अदर एटम से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, अदर एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। The majority charge carried are holes, और जो मेजोरिटी रहेगी यहाँ पर होल्स की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर होल्स क्रिएट हुआ है, ठीक है, और माइनॉरिटी किसकी रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी रहेगी। Since there is a hole in the impurity, it is called acceptor impurity। देखिए दो हो गई, एक तो हो गई आपकी दो इम्प्योरिटी हो गई यहाँ पर देखने को, एक तो हो गई एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और एक हो गई डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी अपन वहां पर देख रहे थे जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ रहा था कंडक्शन बैंड के लिए, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा जो आपका इलेक्ट्रॉन था, तो वहां पर अपन उसको बोल दिए डोनर इम्प्योरिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो एक प्रकार से ऐड की है इम्प्योरिटी, जो ऐड की है वो बोरॉन की इम्प्योरिटी ऐड की है, ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की है, तो यहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के, तो 4th नंबर वाला क्या बच जाएगा, होल क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रहेगी। जो आपने बोरॉन या एल्यूमिनियम जो यूज लिया है, जो वो क्या करेंगे ट्राइवेलेंट जो होते हैं। अब ट्राइवेलेंट यानी कि आउटर शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के अंदर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ आउटर शेल के अंदर क्या है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सिलिकॉन क्या करेंगे, इनके साथ तो बॉन्ड बना लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, 3 के साथ तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन 4th वाला सिलिकॉन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, और होल क्रिएट होने की वजह से अपन यहाँ पर बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी के साथ साथ अपन यहां पर बोलते हैं इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर तैयार होता है। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रकार से आपकी ये क्लास खत्म होती है। ठीक है, इस क्लास में हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में पढ़ा है। किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में ट्रांसफर होती है, किस प्रकार के मटेरियल अपना एक्स-रे ट्यूब के अंदर कंडक्टर के रूप में यूज लेते हैं, किस प्रकार के इंसुलेटर के रूप में यूज लेते हैं, एक्स-रे ट्यूब के अंदर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का क्या रोल है। सेमीकंडक्टर के आधार पर जो पी टाइप और एन टाइप की कंडक्टर अपने पढ़े हैं, ये पी टाइप और एन टाइप का मिलाकर जो आपके एक्स-रे ट्यूब के अंदर काम में लिया जाएगा डायोड। ठीक है, वो डायोड किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो आपका एक प्रकार से ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर कार्य करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से कार्य करेगा, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पर ओनली सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन डायोड ही बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।